गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और जी तौर मेहनत कर रहे होंगे। आइए हम आज आरंभ करते हैं आपके बीच बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वॉल्यूम 2 जो हमारी बुक है रुक्मिणी प्रकाशन की, उसके सेट 2 के प्रश्नों के बारे में। और सेट 2 का जो प्रश्न है वह क्या क्या है और उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और कवर करेंगे। आइए प्रश्नों के सिलसिले को आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है साथियों, किसी एसीएसआर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा किसी एसीएसआर चालक में 4 परत है, कुल चालकों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो आप ये समझिए एसीएसआर क्या है। एसीएसआर का पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा साथियों, क्या इसका पूरा नाम होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। मतलब यहां पर हमारी चारों ओर की जो कंडक्टर होती है वो एल्यूमिनियम की रहती है और बीच में आपका क्या रहता है? बीच में आपका स्टील रहता है, समझ गए। और ये जो स्टील बीच में रहता है ये किस लिए रहता है? तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक मजबूती को प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टील का प्रयोग करते हैं। और एल्युमिनियम का प्रयोग एज ए कंडक्टर करते हैं क्योंकि वजन में क्या होता है? हल्का होता है। वजन इसका हल्का होता है, लचीला होता है। अब लचीला होने के कारण यह नेचुरली आपकी क्या होगी? सैग ज्यादा उत्पन्न करेगी। क्या होगी साथियों? सैग काफी ज्यादा उत्पन्न करेगी। अब सैग जो बहुत ज्यादा उत्पन्न करेगी तो हमारे लिए सैग होना अच्छा है नहीं। आप जानते हैं सैग क्या है? दो पोल के बीच में आप हमेशा चाहते हैं कि मेरी तार जो अटैच रहे वो टाइटली फिटेड रहे और ग्राउंड क्लियरेंस हमें प्रॉपर मिले। लेकिन यह तार दूरी बढ़ने के कारण, स्पैन लेंथ बढ़ने के कारण क्या होती है? नीचे की तरफ झुक जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस आपका कम होता है। यह जो झुका है भाग यही आपका सैग है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए और इसको यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं साथियों? हम इस्तेमाल स्टील का करते हैं जो इसको यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है, सहारा देने का काम करती है और हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ी जाती है। अब यहां पर सवाल आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ लेयर्स हमारे कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल कंडक्टर की संख्या जो होती है, याद रखेंगे आप लोग, कुल चालक की संख्या 4 लेयर में है तो कुल चालक की संख्या का सूत्र होता है 3n²। क्या होता है आप लोगों को याद है? कितने बच्चों को याद है? जरा ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है 3n² - 3n + 1। क्या होता है? 3n² - 3n + 1 होता है। अब हम यहां पर n क्या है? तो n मेरी साहब जी नंबर ऑफ लेयर्स है। n क्या है? नंबर ऑफ लेयर्स है, परतों की संख्या है। तो यहां 3 × 4 का स्क्वायर -3 × 4 अब +1 हो गया। तो क्या हो गया जल्दी बताइए? आपका 3 × 16, हाउ मच इज द वैल्यू? आपका वैल्यू हो गया 3 × 16 -12 + 1। तो आपका हो गया साहब जी 49 + 1, यानी आपका कितना? 49 + 1 कर दीजिए। हाउ मच विल बी द वैल्यू? 48 ना, यहां तो 48 है ना, हुआ 16 या 48। तो 48 + 1 तो 49 अब -12 बराबर 37। कितना हो गया? 37। तो आपके कंडक्टर कितने आ गए? टोटल कंडक्टर 37 हो गए। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न रहेगा आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकालना है, 3n² - 3n + 1 का फॉर्मूला। n आपकी लेयर होती है तो लेयर के जगह पे जितना मान दिया है पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए, एडिशन करिए। बोडमास रूल जानते हैं, पहले आप मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कहां पहुंचे? हमारे आंसर के पास, और वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी 37। चलिए अगला प्रश्न। सभी लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठेंगे और जहां आवश्यकता होगी जरूर नोट करते जाएंगे। मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हो जाया करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में भी आप नोट कर सके कॉपी पर। और ये प्रश्न जरूर प्रैक्टिस करिए। ये सिर्फ और सिर्फ बीएसपीएससीएल में ही फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये क्वेश्चन आपकी आने वाली असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में भी बहुत मदद आपको करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, किसी भी निर्माता द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है, 200 मीटर की लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा। अब कह रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यहां पर हमारे कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात हो रही है। आर आई जो होता है साहब, वह यहां दिया हुआ है 250 मेगा ओम दिया है। ये आपका कब, जब मेरा लेंथ होता है L1 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर मतलब आप 1000 मीटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि L2 अगर मेरा 200 मीटर हो जाए तो आपसे पूछा गया RI2 बराबर क्या होगा। विद्वानों हमेशा याद रखना कि हमारी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के होती है। आप कभी कंफ्यूज मत करना, हमारे चालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, चालक का प्रतिरोध या फिर आपके मेटालिक कंडक्टर का प्रतिरोध R, यह L के समानुपाती होता है। लेकिन यहां बात है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारे लेंथ का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो रिलेशन क्या लिखिएगा, RI1 बटा RI2 बराबर L2 बटा L1 लिखिएगा, है कि नहीं है। अब यहां से आप क्या करेंगे, RI2 का मान निकालेंगे तो व्हाट शुड बी द वैल्यू, ये हो जाएगा RI1 इंटू L1, अब बटा आपका क्या हो जाएगा साथियों, L2 हो जाएगा। RI1 इंटू L1 बटा L2 हो जाएगा। अब सारे मान को रखिए, मेरे पास कितना दिया हुआ है, 250 मेगा ओम है, ठीक है। उसके बाद साथियों 100,000 आपकी लेंथ 1 है तो 1000 मीटर हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया L2, दैट बिकम्स 200 मीटर। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितनी बार में कटा, 5 टाइम्स, तो 250 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125, 1250, और टोटल क्या है मेगा ओम में, तो 1250 मेगा ओम हो जाएगा। यानी आप यहां से महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मेरी रेजिस्टेंस बढ़ती है अगर लेंथ आपका घटता है, मेरी रेजिस्टेंस घटती है अगर लेंथ आपका क्या होता है, बढ़ता है। यह आप सदैव याद रखेंगे साथियों, इन केस ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कैसी स्थिति में, इंसुलेशन प्रतिरोध की स्थिति में, यह याद रखना। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं, ये M क्या है। विद्वानों ध्यान दीजिएगा, M आपकी क्या होती है, मेगा होती है, और 1 मेगा का मान होता है 10 के पावर 6, कितना होता है, 10 के पावर 6। हम लोग 10 के पावर 6 के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं प्रीफिक्स, प्री प्लस फिक्स, पहले क्या होता है, लगता है, और फिर अर्थ को क्या करता है, बदलने का काम साथियों करता है। यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, ALP CBT2 का एग्जाम और BSc PSCL का एग्जाम साथ लड़ेगा क्या। एकदम ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। BS PSCL के एग्जामिनेशंस भी अविलंब होने की संभावना है, और इसके संबंध में आप सभी लोगों ने जो दबाव बनाया है विभाग पर, प्रतिदिन आप लोग जो फोन कर रहे हैं, प्रतिदिन आप लोग विभाग मिलने जा रहे हैं, इसका असर भी पड़ रहा है, और आए दिन आप मीडिया में खबर भी देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी BS PSCL की एग्जामिनेशन अविलंब विभाग कराए, इसमें जरा भी लेट ना करे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 वीक या 10 डेज में जरूर कोई न कोई ऑफिशियल नोटिस जरूर आ जाएगी, और आपकी परीक्षा की तिथि वगैरह की घोषणा भी विधिवत हो ही जाएगी। और असिस्टेंट लोको पायलट का CBT2 फरवरी लास्ट या स्टार्टिंग मार्च तक संभावित है कि जा सकता है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए आप जरा भी चिंता मत करिए, और बाकी आप लोग प्रेशर दबाव बनाते रहिए, और डेली आप लोग 2 लड़के 4 लड़के 10 लड़के विभाग जाते रहिए, आप प्रतिदिन 100,000 कॉल भी वहां करते रहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण होगी और अविलंब परीक्षा कराई जाएगी। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है। साहब जी ओवरहेड वितरण लाइन में आजकल आप देख रहे हैं कि पहले हमारे गली मोहल्ले में क्या होता था कि पोल होता था, और पोल के ऊपर 3 फेज 4 वायर की तार आपकी जा रही होती थी। क्या होती थी, 4 तार जा रही होती थी, जिसमें एक आपका क्या था, न्यूट्रल था, और बाकी RYB फेज था। हम एक फेज और न्यूट्रल से कनेक्शन करके अपने घर में 230 वोल्ट की AC सिंगल फेज लेने में कामयाब हो जाते थे। यही हुआ करता है। अब साथियों, अब हमने क्या किया, पहले ये रहता था कि बिजली की चोरी हुआ करती थी, लोग कटिया फंसा लेते थे। लोग क्या करते थे,
कटिया फंसा लेते थे और रात में एसी वगैरह आराम से गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब केबल लगा दिया गया, वोल्टेज का वेरिएशन भी बंद हो गया, यानी वोल्टेज रेगुलेशन आपकी प्रॉपर हो गई, सबके घरों में समान मात्रा में वोल्टेज प्राप्त होती है, बिजली की चोरी रुक गई साहब। खतरा भी, आज तो शहरों में आप देखते ही है ना, घर के ऊपर घर रहता है, सूरज की रोशनी तो सड़क पर पहुंच ही नहीं पाती है, इतना पैक माहौल रहता है। ऐसी स्थिति में अगर इतना कॉम्पैक्ट में हमारी नेकेड वायर होगी तो विद्युत का खतरा बना रहेगा। केबल के ऊपर आप जानते हैं कि अचालक आवरण युक्त तार ही आपकी क्या होती है, केबल होती है। तो जब उसके ऊपर हमने अचालक आवरण लगा दिया है तो हम सुरक्षित बहुत ज्यादा हो जाते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़े आराम से प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, केबल का खर्च ज्यादा पड़ता है, समझे कि नहीं। 66 केवी से ज्यादा के लिए यह उपयोग में लिया नहीं जा सकता है, ये सब भी बाध्यताएं इसके साथ है, लेकिन भीड़ भाड़ इलाके में हम बड़े आराम से इसका प्रयोग करते हैं। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका हमने यहां प्रयोग किया है। साहब जी, अब अगला प्रश्न है, लोड सेल क्या है। सेल मतलब आप ये मत समझिए कि बैटरी का ये एक अंग है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। श्रेणी में अगर आपने कई सारे सेलों को समूहित कर दिया तो वही बैटरी कहलाती है, ऐसा ये नहीं है। यह जो लोड सेल है यह आपका क्या है साहब जी, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। क्या है साहब जी, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। इसे हम लोग फोर्स ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यह क्या करता है साहब जी, बल को, यांत्रिक बल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करता है। किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट इज द एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ लोड सेल। ओके डियर फ्रेंड, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि यह एक प्रकार का क्या है, आपका ट्रांसड्यूसर है। तो आप सदैव ध्यान रखिएगा, सेंसर के रूप में हम इसका क्या करते हैं, सेंसर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेंसर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां से स्पष्ट हो गया, एक तरह का यह क्या हो गया साहब जी, स्ट्रेन गेज। एक तरह का क्या है, स्ट्रेन गेज है, यानी दबाव, फोर्स, इन सारी चीजों के एक्शन के साथ इसका संचालन होता है। यह 4 प्रकार का होता है साहब, कैपेसिटिव होता है, स्ट्रेन गेज होता है, हाइड्रोलिक होता है, पेनोमेट्रिक होता है। तो हमारे पास स्ट्रेन गेज का जो प्रकार है वह ऑप्शन में दिया है। हाइड्रोलिक, पेनोमेट्रिक और कैपेसिटिव ये नहीं दिया है। हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। इसीलिए जीवन में कई बार क्या होता है, मिलते जुलते नामों से आपको क्या करना है, सावधान रहना है। नाम मिलता जुलता है, इसका मतलब वही चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हैकर साहब की बात हुई है, 5 से 12 जनवरी में इन्होंने डेट निकाल लिया है एग्जामिनेशन का। जैसा कि राकेश हैकर जी के माध्यम से सूचना आ रही है, ये इनऑफिशियल सूचना है, समझ गए, इनऑफिशियल सूचना है। इन्होंने डेट बताया है कि 5 से 12 के बीच में परीक्षा होने वाली है। चलिए हैकर साहब, देखते हैं कि यही डेट अगर विभाग भी बता देता है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इस भीतर की सूचना को निकालने के लिए आपको बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है साहब। हम कोर उसी पदार्थ का बनाते हैं, जिस पदार्थ की चुंबकनशीलता क्या हो, उच्च हो। साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखते हैं उसमें मेरा पी भी कम हो और मेरा पीएच भी कम हो, यानी चालकता भी, चुंबकीय चालकता भी अति उच्च होनी चाहिए। लेमिनेटेड सीट के रूप में रहेगा और हल्की सी मात्रा सिलिकॉन की रहेगी, तो नेचुरली आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके कारण एडी करंट की क्या होगी, कमी हो जाएगी। साथियों आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे बेहतर मेरा सिलेक्टेड पदार्थ है वह आपका क्या है, CrGOS है, कोल रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है। तो कोल रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील ऑप्शन नंबर सी है, यह आपका सबसे बेहतरीन पदार्थ है। अगर दिए गए ऑप्शन में यह नहीं होता, यहां सिलिकॉन स्टील होता, तो आप सिलिकॉन स्टील के साथ आगे बढ़ते। लेकिन यदि CrGOS दिया हुआ है तो यू मस्ट सेलेक्ट द आंसर व्हिच वन डियर फ्रेंड, CrGOS। और हम फ्लक्स डेंसिटी को यहां पर 1.5 के रेंज में रखने का प्रयास करते हैं। कितना रखने का, 1.5। और आप जानते हैं यह कोर क्या करता है, यह कोर आपका लो रिलक्टेंस पाथ क्या करता है,
लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करता है, यानी आपके चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने के लिए बहुत ही आसान रास्ता देता है। इसको आप जीवन भर याद रखेंगे। क्या करता है साहब? बहुत ही आसान रास्ता देता है। नो ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ द फ्लक्स इन केस ऑफ कोर। यहां पर रिलेक्टेंस क्या करती है? बाधा पहुंचाने का काम करती है। जैसे विद्युत परिपथ में आप जानते हैं कि हमारी प्रतिरोध रेजिस्टेंस बाधा पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार यहां पर बाधा कौन पहुंचाती है साहब? प्रतिष्ठभ पहुंचाती है। वह यहां मिनिमम होता है। इस बात को आप सदैव याद रखेंगे डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती विधि कौन है? साहब जी सबसे सस्ती विधि जो है और बढ़िया विधि की बात अगर करें तो वो कैपेसिटर स्टार्ट विधि है। हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट विधि में क्या करते हैं तो साहब जी हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में यहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया और इसके साथ सीरीज में हम क्या लगा देते हैं साहब? एक कैपेसिटर लगाते हैं। यह कैपेसिटर आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। और यहां पर मेरी मेन वाइंडिंग हुआ करती है। इस जगह पर आपका स्क्वायरल केज टाइप का क्या होता है? रोटर हुआ करता है। यहां आप सिंगल फेज एसी सप्लाई भी इसको देते हैं। इधर आपका आईएस होता है, इधर आईएम होती थी। यह मेरी मेन वाइंडिंग है, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग में आप जानते हैं 2/3 टर्न लगाते हैं। स्टार्टिंग में आप जानते हैं 1/3 टर्न देते हैं। यहां प्रतिरोध ज्यादा होता है, रिलक्टेंस कम होता है। यहां पर प्रतिरोध कम होती है, एक्सेल ज्यादा होती है। ये सारी इसकी संरचना है। और याद रखेंगे मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में कितने का अंतर वैज्ञानिकों होता है? 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। यह आप सभी लोगों को मालूम है। 75% की गति को जब अचीव कर लेती है तब जाकर के यह ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है और आपकी कैपेसिटर और हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग का संपर्क समाप्त हो जाता है। मेन पर्पस इसका है साहब जी शुरुआती टॉर्क को बढ़ाना, साथ ही साथ हमारे मशीन को सेल्फ स्टार्ट बनाने की कोशिश करना। आप सबको मालूम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती क्योंकि डबल रिवॉल्विंग फील्ड होता है। एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। दोनों का स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड सेम होता है बट द डायरेक्शन इज अपोजिट विथ ईच अदर। सो फाइनली द नेट डेवलप्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फील्ड हियर इज जीरो। यहां जो नेट फ्लक्स होता है वो जीरो हो जाता है एंड टोटल टॉर्क मस्ट बी जीरो। सो द स्टार्टिंग टॉर्क हियर जीरो। ऐसी स्थिति में यहां स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम राइट आंसर दें कैपेसिटर स्टार्ट। ये सबसे ठीक ठाक बढ़िया और महत्वपूर्ण विधि है। हालांकि विधि आपका रेजिस्टेंस मेथड भी है, लेकिन ये सब मेथड में क्या होता है ना, एक तो आपका लॉसेस भी ज्यादा हो जाता है प्लस टॉर्क भी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं साहब जी? इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट का। एक छोटी बात मैं आपको और बता दूं, कैपेसिटर स्टार्ट में जो कैपेसिटर होता है वह लाइट ड्यूटी होता है कि हैवी ड्यूटी होता है? जल्दी बताइए। तो कैपेसिटर स्टार्ट में जो हमारा साहब जी कैपेसिटर होता है वो लाइट ड्यूटी होता है कि हैवी ड्यूटी होता है? एग्जाम डेट पूछने वाले विद्यार्थी आप ही से पूछ रहे हैं, जरा जवाब दे दीजिए। हैवी ड्यूटी होता है कि लाइट ड्यूटी होता है? जितने भी बच्चों का एग्जामिनेशन का तैयारी जबरदस्त हो गया है, जिनकी तैयारी जो है उफान मार रही है, जिनकी तैयारी ओवरफ्लो हो रही है, जिनकी तैयारी बाहर निकलकर उछल कूद कर रही है, जरा जवाब दीजिए व्हिच टाइप ऑफ ड्यूटी ऑफ दिस रनिंग स्टार्ट कैपेसिटर इन केस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर? किस तरह का साहब जी ड्यूटी होता है? एग्जाम की तैयारी उफान मारने वाले जवाब दीजिएगा। जिनका तैयारी कमजोर है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाइट ड्यूटी होता है। कैसा होता है? लाइट ड्यूटी होता है। कुछ ही देर के लिए इसकी ऑपरेशन की जाती है, ये याद रखेंगे। चलिए साहब जी अब आगे बढ़िए। जरा सा आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप अंतिम समय में बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए कुछ बेहतर तैयारी चाहते हैं, अपने कंसेप्ट का रिवीजन चाहते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन की चाहते हैं, साथ ही साथ वॉल्यूम 2 के प्रश्न वगैरह की भी आप परिचर्चा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेचुरली आप किससे जुड़ जाइए? हमारे बूस्टर बैच से जुड़ जाइए। मात्र 199 रुपीज में ये बैचेज उपलब्ध हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। और कंप्यूटर की बेहतरीन तैयारी, वॉल्यूम 2 के प्रश्नों का समागम और वॉल्यूम 1 के प्रश्नों का समागम, ये आपको कहां मिलने जा रहा है? बूस्टर बैच में मिलने जा रहा है। मात्र 99 रुपीज में सुजय सर के माध्यम से संचालित हो रही है। आपको मैं बता चुका हूं कि 50 फुल टेस्ट महापैक ऑफर में मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर, और 10 नए टेस्ट यानी 51 से 60 ये आपको मिलेगा सेशन 6 में,
और राम ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ करके आप 4000 प्रश्नों की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसपीएसएल हो, एएलपी हो, या इसरो हो, बार्क हो, डीएमआरसी हो, डीआरडीओ हो, हर तरह की परीक्षा में यहां के प्रश्न आपकी प्रैक्टिस बहुत मदद करने वाले हैं। तो सारे टेस्ट मिलेंगे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, और ये बैचेज मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए 7070177240 पर आप ऑफिस आवर में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साहब। अगला है 3 फेज इन्वर्टर की प्रचालन विधि। साहब जी 3 फेज इन्वर्टर की प्रचालन विधि की बात हो रही है, तो आप जानते हैं हमारी जब भी चर्चा होगी 3 फेज की, आर बाय बी का सीक्वेंस, चाहे वो स्टार हो या डेल्टा हो, हर एक ऑपरेशन मोड में हमारे इन्वर्टर का जो संचालन होता है वह 120 डिग्री का होता है साहब जी। याद रखेंगे, हाउ मच द सेपरेशन ऑफ दिस इन्वर्टर, सभी फेज के वोल्टेज या करंट के बीच जो वेरिएशन होगा, जो अंतर होगी, वह कितने की होगी, 120 की होगी। ये ध्रुव सत्य है, सदैव इसको याद रखना है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपने लिया है, ऑनलाइन टेस्ट हो ही रहा है, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, देखिए बिल्कुल हो रहा है। सारी टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है, ऐसा एकदम नहीं है कि नहीं हो रहा है। आपको कुछ टेक्निकल चीजों को संचालित करने की जानकारी का अभाव होगा, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट के संचालन में किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, 7079212121 पर आप कॉल कर लीजिए, आपको हमारे एग्जीक्यूटिव मदद करेंगे। ठीक है, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको संचालित करने के लिए नहीं आता है, उनको कंफ्यूजन रहती है कैसे चलाएं, कैसे क्या करें, तो उसको थोड़ा समझ लेना है। हर चीज की जानकारी हमें हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है साहब जी, 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। मेरे पास वोल्टेज 250 दिया हुआ है, मेरे पास पावर 100 वाट दिया हुआ है, आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। विद्यार्थी आप जानते हैं P बराबर V स्क्वायर क्या होता है, बटे आर होता है। अब आर निकालिएगा तो क्या करिएगा, V स्क्वायर बटे P करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, V स्क्वायर बटा P करना पड़ेगा। V आपका क्या है, 250 गुना 250, अब बटा P क्या हो गया 100, 0 0 कट गया, 25 गुना 25 कितना हो गया, 625 ओम हो गया। ऑप्शन नंबर किसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या होगा साहब, ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल विद्यार्थी जी, मंडे टू फ्राइडे हम आपके बीच आपकी सेवा में आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा 11 AM में। ठीक है, और सैटरडे संडे को आपकी सेवा में आएंगे 9:30 से लेकर 12 PM के बीच में, जिसमें कंप्यूटर और ट्रेड दोनों का होगा डिस्कशन। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और खूब मेहनत करिएगा, और निश्चित सफलता भी प्राप्त करना है। कह रहा डीसी शंट मोटर हल्का लोड पर चल रहा है, फील्ड वाइंडिंग खुल जाए। ये साहब जी शंट मोटर है, ये शंट मोटर है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, परिस्थिति थोड़ी अलग होगी। ये देख लीजिएगा, यहां पर मेरा क्या है, शंट वाइंडिंग है। इस जगह पर आपने क्या किया है, सप्लाई दिया है, इधर से आपकी सप्लाई करंट आई है, इधर मेरा आर्मेचर करंट है, इधर ISH जा रहा है। अगर आपका साहब क्या खुल जाए, अगर मेरी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए, फील्ड वाइंडिंग जब ओपन हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, मेरे फ्लक्स के मान में नेचुरली क्या होती है साहब जी, कमी आती है कि वृद्धि होती है, जल्दी बताइएगा। हमारे फ्लक्स के मान में क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या होती है, फ्लक्स के मान में कमी होती है, जीरो नहीं होता है, फ्लक्स के मान में कमी होती है। अगर आपका क्या होता, यह साहब जी अगर आपका सीरीज मोटर होता तो यहां पर ही फील्ड वाइंडिंग होती, वो ओपन होती तो बिल्कुल फ्लक्स जीरो हो जाती, यह बिल्कुल खतरनाक गति पर पहुंच जाती। लेकिन इसमें कमी हो रही है, हमारी स्पीड जानते हैं फ्लक्स का विद कर्मानुपाती होता है। स्पीड फ्लक्स का क्या होता है, विद कर्मानुपाती होता है। अब जब विद कर्मानुपाती होता है, फ्लक्स के मान में कमी आई तो नेचुरली मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर यहां रहता डीसी सीरीज मोटर तो खतरनाक गति से स्पीड क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ये हम जवाब देते। चलिए अगला प्रश्न है, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। साहब जी आप दक्षता चाहे मशीन हो या कोई भी डिवाइस हो, आप जानते हैं आउटपुट बाय क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इनपुट कहा करते हैं।
विद्वानों यहां से यह पता चला कि मेरी इफिशिएंसी लॉसेस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विद कर्मानुपाती होती है। यानी लॉसेस बढ़ेगा इफिशिएंसी घटेगी, लॉसेस घटेगा इफिशिएंसी बढ़ेगी। सो वी से दैट व्हिच वन इज फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप हानियों को घटाकर, रिड्यूसिंग द लॉसेस, वी आर गेटिंग टू इंप्रूव द इफिशिएंसी ऑफ द मशीन। हम हानियों को घटाकर इफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हानियों को घटाकर इफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है सीरीज वाइंडिंग डीसी मोटर की स्पीड। बहुत अच्छा है, सीरीज वाइंडिंग डीसी मोटर की स्पीड। तो हम सब जानते हैं आपकी जो स्पीड होती है वह फ्लक्स की क्या होती है, विद कर्मानुपाती होती है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, फ्लक्स को घटाया, मेरी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, और डीसी सीरीज मोटर में आप जानते हैं, डीसी सीरीज मोटर में आपको मालूम है कि आपका फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ा होता है। फील्ड वाइंडिंग जो आपका जुड़ा होता है वह श्रेणी में होता है। और यह फील्ड वाइंडिंग बना किस चीज से होता है, यह मोटे तार के कम टर्नों से बना होता है। मोटे तार के क्या है, कम टर्न है, उससे बना होता है। तो मेरा राइट आंसर है फ्लक्स के घटने के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए। विद्वानों याद रखना, चाहे वो शंट मोटर हो कि सीरीज मोटर हो, अगर सप्लाई टर्मिनल को आप उल्टा पुल्टा करते हैं, यहां कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो एनी चेंजिंग टू द रनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर आफ्टर चेंजिंग इट्स सप्लाई टर्मिनल। इसमें परिवर्तन अगर होता है तो सिर्फ किसके कारण होता है, यह होता है साहब जी आपके दो चीजों को बदलने से होता है। या तो आप फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन बदलिए, या तो आप फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन बदलिए, या आप आर्मेचर वाइंडिंग का क्या करिए, कनेक्शन बदलिए। ये दोनों को बदलने से ही आपकी क्या होती है साहब जी, इन दोनों को बदलने से ही आपका क्या चेंज होता है, हमारी रोटेशन की डायरेक्शन। तो यानी आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर बदलेगा तो फील्ड और आर्मेचर को बदलने से बदलेगा, आपके टर्मिनल को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट आंसर है उसी दिशा में चलेगी जिसमें पहले से चल रही है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, बी क्लास की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में अधिक तापमान की अनुमति नहीं है। क्लासिफिकेशन को आप जानते हैं, वाई कितना होता है, वाई श्रेणी का 90 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से जवाब देते जाइए। ए कितना होता है, ए होता है 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाई 90 हो गया, ए 105 हो गया। ई आपका कितना है, 120 है। ई कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस है। बी कितना है जी, 130 डिग्री सेल्सियस तक को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद एफ आइए 155, एफ कितना, 155 डिग्री सेल्सियस। और कौन होता है मालूम है, आपका एच है। एच कितना होता है, एच आपका साहब जी 180 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और एच के बाद बताइए सी, यह 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। और हमारे बी क्लास में आता है अबरग, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। क्या होता है, अबरग, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस आता है। तो बी श्रेणी में हम किसको स्वीकार करेंगे, जल्दी बताइए विद्यार्थी जी। व्हाट शुड बी राइट आंसर, जवाब दीजिए। यहां पर बी श्रेणी का अगर मटेरियल है, ऑप्शन में आपको क्या बता रहा है, 105 बता रहा है कि नहीं है। तो यहां पर 130 दिया ही नहीं है, अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। तो बी श्रेणी में जो है साहब जी वह 130 का रेंज है। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, 105 है। तो हम लोगों को यहाँ की स्थिति को देख करके क्या करना चाहिए, यहाँ की स्थिति को देख करके हमको डी के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 105 को आगे लेकर के। यहाँ 130 रहता तब तो आप लेते ही, अब बाकी सिचुएशन के हिसाब से 105 लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 25 मेगावाट पावर प्लांट की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। एनुअल लोड फैक्टर, यानी लोड फैक्टर आपका दे दिया है 50%। ठीक है, यानी 0 दशमलव आप क्या कर दीजिएगा 5। ठीक,
और आपका साहब जी प्लांट की मैक्सिमम डिमांड क्या है? मैक्सिमम डिमांड है आपकी 20 मेगावाट। ठीक है, आप एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है विद्वानों, जल्दी बताइए। लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है औसत डिमांड यानी एवरेज लोड, क्या होता है? एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर देंगे, यहां से मैक्सिमम लोड मालूम है, लोड फैक्टर मालूम है, यहां से आप एवरेज लोड बराबर नहीं कर दीजिएगा मैक्सिमम डिमांड गुना लोड फैक्टर। तो मैक्सिमम डिमांड हमारा कितना है? 20 मेगावाट है, और लोड फैक्टर मेरा कितना है? 0.5 है। तो कितना आ गया? 10 मेगावाट मेरा क्या आ गया? एवरेज लोड आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा होता है? साथियों ध्यान रखना, हमारी यूनिवर्सल मोटर जो होती है एसी डीसी दोनों पर काम करती है। ठीक है, दोनों पर कार्य करती है, दोनों पर कार्य करती है। और आप एक छोटी सी बात याद रख लेना कि यह दोनों पर कार्य तो करती ही है, और दूसरी बात आप यहां से याद रख लेना वह ये है, दूसरी बात यहां से याद रख लेना वो ये है कि इसका टॉर्क भी क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि साहब यह जो मशीन है वह डीसी सीरीज मोटर का ही एडवांस वर्जन है, सामान्य रूप से इसी का क्या है साहब? उन्नत रूप है, और इसे हम लोग सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। इसकी गति भी आप जानते हैं 3000 आरपीएम से लेकर के 14000 आरपीएम के बीच हम कहां यूज करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर में यूज करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट का भी इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है। छायांकित पोल मोटर का सबसे कम होता है, इसका टॉर्क सबसे कम होता है, 5 से 35% इसकी क्या होती है? इफिशियंसी होती है। ठीक है, यह तो बिल्कुल गलत है। दिए गए प्रश्न के हिसाब से आप ऑप्शन ए के साथ आगे जाइएगा। कई जगह पर क्या होता है, कई जगह पर क्या होता है साहब जी, तो हमारे आयोग ले लिया करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को, लेकिन नैतिकत रूप से और तकनीकी रूप से आप सदैव याद रखिएगा कि हमारी यूनिवर्सल मोटर की टॉर्क सबसे अधिक हुआ करती है फुल लोड के टॉर्क की अपेक्षा। यह 3 गुना 300% के आसपास हुआ करती है, और यहां पर 1.5 टाइम्स हमको मिलता है, तो नेचुरली यह ज्यादा हो गई। ठीक है, तो तर्क संगत रूप से हम सभी लोग और टेक्निकल रूप से भी सभी लोग किसके साथ आगे बढ़ेंगे? तो हम आगे बढ़ेंगे साहब यूनिवर्सल के साथ। ठीक है, किसके साथ आगे बढ़ेंगे? यूनिवर्सल के साथ आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटर मोटर के साथ आगे बढ़ना टेक्निकली उचित नहीं है। ठीक है, टेक्निकली उचित नहीं है। यदि ये नहीं रहता तब ये लेते, अब जब यहां ये है, यह 300 गुना ज्यादा बढ़ा रहा है, 3 गुना आपकी टॉर्क ज्यादा हो रही है टीएसटी टीएफएल का, यहां 1.5 गुना हो रहा है, तो 3 गुना ज्यादा कि 1.5 गुना ज्यादा? स्वाभाविक सी बात है। तो किसके साथ आगे बढ़ जाना है? ए के साथ आगे बढ़ जाना है। चलिए साहब जी, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी सिंगल फेज मोटर हाई पावर फैक्टर पर चलेगी? सैडेड पोल तो जान ही रहे हैं कि लो पावर फैक्टर है। स्प्लिट फेज में भी पावर फैक्टर का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, यहां भी कम पावर फैक्टर है, ये दोनों तो रेस से बाहर हो गया। कैपेसिटर स्टार्ट है तो यह सिर्फ क्या है साहब जी? शॉर्ट ड्यूटी के लिए है। जब रनिंग स्थिति में आता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपका रनिंग वाइंडिंग, सिर्फ और सिर्फ कौन सा साहब जी? सिर्फ और सिर्फ उस समय मेन वाइंडिंग के माध्यम से ही संचालन हो रहा होता है, और मेन वाइंडिंग में एक्सेल क्या होती है? अधिक होती है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट की अपेक्षा आपका कैपेसिटर रन जो है उसका पीएफ क्या होता है? आपका ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यह कंटिन्यूअसली आपके पीएफ के अरेंजमेंट को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, उसको सपोर्ट देता है, और ऑलवेज आपकी क्या होती है? आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। चलिए देखिएगा विद्यार्थी जी, मैंने तो जो आपके कंफ्यूजन्स थे उसको मैंने क्लियर कर दिया है। तार्किक रूप से और टेक्निकल रूप से यूनिवर्सल मोटर का ही टॉर्क सबसे ज्यादा होता है। अब मानने वालों को क्या कह सकते हैं? सैकड़ों ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसमें आयोग जो आंसर की जारी करता है उसमें काफी गलतियां विसंगतियां रहती हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन तर्क संगत रूप से जो सही है उसी के साथ आगे बढ़ना ज्यादा उचित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। अगला प्रश्न हमारा जो है
उसके लिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट का आंसर की भी जारी हो गया है, जो एग्जामिनेशन 25 से 29 के बीच हुई थी, और कटअप भी कई चैनलों के माध्यम से बताया गया है। हमारे यहां से भी नवीन सर ने आपको कटअप के बारे में एक्सप्लेन किया है। आप अपनी स्थिति को देख लीजिए कि किस रेंज में आप आ रहे हैं, और फिर आप लग जाइए साहब महासमर में अपनी तैयारी में। तो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के छात्रों के लिए हमारी नई बैच 9 दिसंबर से ऑनलाइन आरंभ हो रही है, जिसका संचालन समय है 1 से 2 PM। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो टीवी बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र इसी को पढ़ेंगे। 75 मार्क्स के प्रश्नों की तैयारी यहां पर होगी, ठीक है। और साहब जी दूसरा है सामर्थ्य बैच, ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए है, आपका बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आर्मेचर वाइंडर आईटीआई ट्रेड वाले छात्र इस बैच से जुड़ेंगे, जो 6 दिसंबर से आरंभ हो रही है 1 से 2 PM में। मात्र 499 रुपए में ये बैचेज मिलेंगी, और इसमें हम ट्रेड थ्योरी की बुक को कंप्लीट फॉलो करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब करवाया जाएगा, थ्योरी भी बताया जाएगा। और साहब जी फिर आ जाइए 50 नंबर की जो आपकी परीक्षा होगी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की CBT 1 में, CBT 2 के सेक्शन ए में, तो उसकी तैयारी के लिए ये हमारा स्वर्णरथ बैच है, जो 10 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारी रुक्मिणी की बुक है, उसके प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए 2100 प्लस के लिए ये वंदे भारत बैच है, समझ गए। तो आप जितने भी लोग ALP की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप इन सभी बैचेस से ऑनलाइन जुड़ेंगे। ये बैचेस आपको मिलेंगी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। कहां मिलेगी? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसे डाउनलोड करके आप प्राप्त करेंगे यह बैच। और किसी भी तरह की सूचना के लिए 7070177240 पर आप कॉल कर लेंगे ऑफिस आवर में। हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आपकी मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटर में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। साहब जी जब हम 75% तक पहुंच जाते हैं अपने रेटेड स्पीड का, किसका साहब जी? रेटेड स्पीड का, तब क्या होती है? हमारी सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाती है। क्या होती है? खुल जाती है, क्योंकि जो हमें स्टार्टिंग टॉर्क है वह ज्यादा है, लेकिन सिर्फ कब साहब? स्टार्ट के टाइम पर। कहां पर? स्टार्ट के समय पर। जब स्टार्ट होकर के रन करने लगता है तो आपको रनिंग के समय बहुत ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन में भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट में भी यूज करते हैं, हम लोग स्प्लिट फेज में भी यूज करते हैं। लेकिन जो आपका सैडेड पोल है, यहां सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते, इसका यूज नहीं किया जाता। तो आपका प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। यानी इस प्रश्न में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किस आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे? ए नंबर इसका क्या है? राइट आंसर है। यह ध्यान दीजिएगा। समझ गए साथियों? तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, एक सब स्टेशन में कुल पावर इनपुट 1000 किलोवाट है। 3 लोड फीडर पर वास्तव में बिल्ड पावर 400 किलोवाट, 200 किलोवाट, 250 किलोवाट है। टेक्निकल लॉसेस जो है वो इनपुट का मात्र 10% है। अब आपसे कह रहा है इनपुट पावर के प्रतिशत में कितनी चोरी हो रही है, ये बता दीजिए। हमारा जो कंजप्शन हो रहा है 400, 200, 250 हो रहा है, हम दे रहे हैं 1000, ठीक है। 3 फीडर को इतना इतना दे रहे हैं, आया है मेरा 1000 किलोवाट। 10% इनपुट का क्या हो रहा है? पावर चोरी हो रहा है, ठीक है। अब चलिए जरा इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, उस पेज में स्पेस की कमी थी साहब, आइए जरा देख लेते हैं। अब हम यहां सबसे पहले देख लें हमारा इनपुट पावर कितना है। तो मेरा इनपुट पावर जो दिया गया है वह दिया गया है 1000 किलोवाट, ठीक है। पावर की लॉसेस समझ लीजिए या बर्बादी समझ लीजिए या चोरी समझ लीजिए, वो कितना हो रहा है? इनपुट का 10% हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट का 10% आपका क्या हो गया? 1000 इनका 10%, तो 10/100, तो आपका कितना आ गया? 100 किलोवाट आपका लॉसेस हो रहा है, ठीक है। 100 किलोवाट आपका क्या हो रहा है? पावर यूं ही वेस्टेज जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए साहब जी,
इतना तो वेस्टेज चला गया, तो अब आपका कुल इनपुट मिला कितना, उतना आपका आया था, है ना। यह क्या था साहब जी, रिसीव आपने किया था, लेकिन वहां से भेजा गया था, लेकिन इतना रास्ते में ही ड्रॉप आउट हो गया। अब आपका कुल इनपुट क्या हो गया, जो 1000 है उसमें से आप 100 को घटा दीजिए, 900 किलोवाट ही आपका क्या है, ओरिजिनल इनपुट है। मान लीजिए पैसा भेजे थे कितना, 1000 रुपया, लेकिन बीच में 100 गायब हो गया, 900 रुपया ही अकाउंट पर डिलीवर हुआ, ठीक है। तो हमारे लिए तो 900 ही इनपुट हुआ, तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, 900 को ही क्या करेंगे साहब जी, लेकर के हम चलेंगे। क्या करेंगे, 900 को ही लेकर के हम चलेंगे, ध्यान रखिएगा। कट ऑफ हो जाती है तो निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। एक सेकंड, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपके डाउट पर आते हैं। कह रहा कि कुल इनपुट आपका कितना, 900 किलोवाट, ठीक है। अब जब कुल इनपुट हमारा 900 किलोवाट हो गया, तब जल्दी से हमको बता दीजिए साहब जी क्या होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। अब मेरे पास आउटपुट पावर देखिए क्या है, आउटपुट जो आप दे रहे हैं किसको किसको कितना दे रहे हैं, देख लीजिए। आप दे रहे हैं 400 200 250, कितना दे रहे हैं, 400 प्लस 200 प्लस 250 दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 850 किलोवाट हो गया। ये आपका आउटपुट पावर है, ठीक है। 900 इनपुट था, आउटपुट क्या था, 850, ठीक। अब आप यहां से क्या करिए, अब कुल पावर की बर्बादी आपकी कितनी हो गई, ठीक है। 900 माइनस 850 बराबर 50 किलोवाट। तो 50 किलोवाट आपका क्या हो रहा है, हमारा साहब जी यहां पर बर्बाद हो रहा है, हानि हो रही है। आप परसेंटेज हानि निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, परसेंटेज लॉसेस निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब दीजिए। 1000 में ना आपका कितने में 50 लॉस हो रहा है, या जो 50 लॉस हो रहा है वह टोटल 1000 में ना हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, 50/1000, 50/1000 गुना क्या कर देंगे 100, तो आपका 5% क्या हो जाएगा, बर्बादी होगा। तो हम उत्तर कौन सा लेंगे, यहां पर सी नंबर लेंगे, 5%। फिर से समझ लीजिएगा, इनपुट पावर रिसीव हो रहा था 1000, लेकिन हमें क्या मिला, उसमें से 10% बर्बाद होकर के, यानी 100 किलोवाट गायब होकर के मात्र 900 ही मेरा आया। तो जितना मेरे पास आया उसी को इनपुट मानेंगे, और फिर आउटपुट में दे रहे हैं 400 200 250, तो 850। तो भाई साहब इनपुट आया 900 और आउटपुट में जा रहा है 850 ही, तो आपके पास कितना रिफ्यूज हो रहा है, 50 मेरे पास रिफ्यूज हो रहा है। तो 50 कितने का, 1000 का कितना परसेंट है, तो आपने निकाल लिया साहब जी, 5% है। कितना है, 5% है। चलिए अब एक प्रश्न जिस पर आपके मित्र थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, यह प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, सामने आप देख रहे हैं, यह प्रश्न कह रहा है साथियों कि हमारी सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग उस समय कट ऑफ हो जाती है जब कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन में क्या हो जाती है, एक निश्चित स्पीड आ जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब यहां सोचने वाली बात है, सहायक वाइंडिंग उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में निश्चित स्पीड आ जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है। कह रहा है उस समय कट ऑफ हो जाती है, उस समय मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, खुल जाता है। उस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाता है जब इसको छोड़कर बाकी में सही गति आ जाती है। कंसेप्ट पकड़ना है। तो साहब जी सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस में खुलता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में भी खुल जाता है 75% पर, कैपेसिटर स्टार्ट में भी 75% पर जाके खुल जाता है, फिर आपका स्प्लिट फेज में भी 75 पर जाके खुल जाता है। तो इस तीनों में क्या होता है, ठीक है, इस तीनों में मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75% के स्पीड पर, फुल लोड के स्पीड पर, रेटेड स्पीड पर जाके खुल जाता है। लेकिन यह जो मोटर है इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज ही नहीं होता है। जब इसमें उपयोग ही नहीं होता है तो इसमें निश्चित स्पीड पे खुलने का बात ही नहीं आता है। इसमें यूज ही नहीं होता है तो निश्चित स्पीड पे खुलने का बात ही नहीं आता है।
जब बात ही नहीं आता है तो ये तो एक्सेप्शन हो गया, ये तो छोड़िए दिया। मतलब आप निमंत्रण किसी को देते हैं भोज खाने में, आप कहते हैं जी फलना को छोड़ करके सबको दे देना, मिस्टर एक्स को छोड़ करके सबको दे देना। तो जब मिस्टर एक्स को आप छोड़ ही दिए तो उसका गिनती कहां से कीजिएगा। इसीलिए साहब जी आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, ए ही होगा। वहां मिसप्रिंट हो गया, समझे ना मनोज कुमार यादव जी। कई बार ऐसा होता है, राइट आंसर इसका क्या लीजिएगा, सैडेड पोल मोटर ही लीजिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड इसको छोड़कर बाकी में नियंत्रित होता है, तो इसको छोड़ करके, तो छोड़ करके कौन, तो सैडेड पोल इसमें है ही नहीं, इसीलिए छोड़कर। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब जी हमारा, कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। तो स्पष्ट रूप से साहब हिस्टैरिसीस मोटर क्या होती है, साउंड लेस होती है। और आप जानते हैं यह कैसी मोटर है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। क्या है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। NS बराबर 120 F/P पर संचालित होती है। और आप जानते हैं यह कैसी है साहब, सिंगल एक्साइटेड है। क्या है, सिंगल एक्साइटेड मोटर है। और तो और आप याद रखना, इसमें साहब जी इसके रोटर में ना ही आप वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसके रोटर में ना ही आप वाइंडिंग करते हैं और ना ही आप क्या करते हैं, खांचे बनाते हैं, ना ही आप टीथ बनाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और साहब जी साउंड रिकॉर्डिंग में, इस सब में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यह बिल्कुल साउंडलेस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। साहब जी ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम कभी भी फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि नाइक्रोम जो है यह आपका हीटिंग एलिमेंट है। क्या है साहब, यह हीटिंग एलिमेंट है। पहली चीजें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वह कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। 1100 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है, वाष्पीकरण होना शुरू कर देता है। ठीक है। और हम लोगों को बल्ब में बेहतर रोशनी के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हम जाने का प्रयास करते हैं। अगर उतना रेंज में पहुंचेंगे तो नाइक्रोम जल करके क्या होगा, विलुप्त ही हो जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका इस्तेमाल हीटर में करते हैं, गीजर में करते हैं, समझिए इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, सब जगह करते हैं। और इसकी विशेषता है यह हीट क्या करता है, ज्यादा देता है, और लाइट क्या करता है, कम देता है। अब तो इस तरह के बल्बों का प्रयोग भी हम कम कर दिए। सबसे बढ़िया मेरा टंगस्टन फिलामेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। समझ गए। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है साहब जी। चलिए अगला प्रश्न। 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर बल्ब कितने समय तक काम करेगा। तो वोल्टेज हमारे पास 200 वोल्ट दे दिया है, रजिस्टर मेरे पास 500 ओम दे दिया है, और 1 किलोवाट आवर आपको कहा है हमारी ऊर्जा की खपत। इसमें टाइम बराबर कह रहा है वाट, यानी इसमें आपको निकालना है कि मेरा समय जो है वह कितना कंज्यूम हो रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर क्या होता है, VI इंटू टी होता है। T बराबर आप लिख सकते हैं E बटा VI। कोई दिक्कत होगा क्या, एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, एकदम दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से मेरे पास तो साहब जी डायरेक्ट I का मान है नहीं। I बराबर ओम के नियम से आप V बटा R लिखते हैं, तो इस सूत्र को आप E बटा V इंटू V बटा R लिख सकते हैं। अब इसको पलट दीजिए, क्या हो गया, E इंटू R बटा नीचे V स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, E इंटू R बटा V स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब सारे डाटा को यहां पर पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। E के बदले में आप क्या दीजिएगा, हमारे पास 1 किलोवाट आवर है, तो 1 किलोवाट को आप 1 लिखिएगा कि 1000 लिखिएगा, जल्दी बताइए। 1 किलोवाट को आप 1 लिखिएगा कि 1000 लिखिएगा। बिल्कुल विद्यार्थी जी जल्दी आइए। हम 1 किलोवाट आवर को बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट आवर लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका साहब हो गया 1000। मेरा रजिस्टर कितना है सरकार, मेरा रजिस्टर देख लीजिए कितना है, 500 है। कितना है, 500 है। अब मेरी वोल्टेज कितनी है, 200 है, और यहां भी क्या हो गया, 200 हो गया। 0 0 0 0 0 0 0 0 कट गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू। अच्छा
यहां से हमारी वैल्यू क्या आ गई 50/4, यहां से क्या आ गई 50/4 आ गई। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिस है, और क्या मिस है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा ये मिस है साथियों, ध्यान रखिएगा कि हमारी जो रेटिंग है वह क्या दी गई है, 100 वोल्ट वाला बल्ब है। 1200 वाला बल्ब पर यह काम नहीं चलेगा। कितने वाला बल्ब होगा, 100 वोल्ट वाला। तो यहां पर अगर आप 100 वोल्ट वाले बल्ब को लेकर चलते हैं तभी जाकर के आप 50 घंटे के मैग्नीट्यूड को अचीव करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, 50 आवर हो गया, तब एक kWh की खपत होगी। अगर 200 पर लेके जाइएगा तब नहीं हो रहा है, मान आपका परिवर्तित हो रहा है, तो वहां पर प्रिंटिंग एरर है। और प्रिंटिंग एरर में क्या ठीक करना है, 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। अब प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत निकालनी हो तब आप ऐसा कर पाएंगे। समझे कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को आपको सुधार कर लेना है, सही कर लेना है। समझे कि नहीं, इसको क्या करना है विद्वानों, सुधार लेना है। जितने भी विद्वान यहां पर परेशान हुए होंगे वह सुधार कर लीजिएगा। साहब जी, एक विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज का मान जब प्रणाली वोल्टेज 600 वोल्ट है तो टर्न अनुपात 107 है। आपसे कह रहा V1 हमारा 600 वोल्ट है, टर्न अनुपात यानी N1/N2 का मान कितना है, 107 है। अब आपसे पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की परसेंटेज वोल्टेज त्रुटि यानी एरर, यह आपका कितना है, 7% है। आपसे कह रहा है V2 बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। इतना डाटा आपको दिया हुआ है। अब आप जल्दी से जरा हमें बताइए, मेरा सप्लाई वोल्टेज क्या है, 600 वोल्ट। 600 वोल्ट इज नॉट द रियल वैल्यू इज व्हिच वन डियर फ्रेंड, 6600। यहां भी आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है, 6600 वोल्ट। यहां भी क्या करना है, 6600 वोल्ट। ठीक है, 6600 वोल्ट। तो मेरा V1 हो गया 6600 वोल्ट। ठीक, परसेंटेज एरर है आपका 6600 में 7%। तो आप 6600 का 7% निकाल लीजिए, आंसर आप बता दीजिए हमें। 6600 का कर लीजिए साहब जी 7%, तो 7/100। जब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कितना आता है, 66 इंटू 7 462। कितना आ गया, 462 वोल्ट आ गया। अब यहां से देख लीजिए आपका जो V1 है वह कितना मिलेगा हमको, 6600 माइनस 462। बताइए कितना हो रहा है, 6600 माइनस 462 कितना आ रहा है, 6138। कितना आ रहा है, 6138 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह दिया गया है, 6138 वोल्ट तो ये आ गया। इसके बाद आपको क्या कह दिया है, V1/V2 बराबर N1/N2। क्या कह दिया है, कह दिया है V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर 107। ठीक है, हमको क्या निकालना है, V2। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं V1/V2 बराबर 107। तो यहां से V2 क्या हो जाएगा, V1/107 नहीं हो जाएगा, तो 6138 अब बटा कर दीजिए 107, कितना और हो रहा है, 57.4 आ रहा है। चेक कर लीजिए, तो हम भी चेक कर लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हमेशा चेक कर लेना है। कितना हो जाएगा, 6138 डिवाइडेड बाय 107, 57.36 आ रहा है। रियल वैल्यू आ रहा है 57.36। तो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 57.4 आपका आ गया। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, 57.4। तो ध्यान रखिएगा यहां 6600 करना है, उसका 7% मेरा एरर आ रहा है। तो नेट वोल्टेज हमको कितनी मिली, 6600 में से 462 घटा के 6138। V1/V2 N1/N2 के मान 107 दिया है, तो V1/V2 107 हो गया। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1/107 हो जाएगा। 6138/107 किए 57.4 आया। ऑप्शन सी के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
अगला प्रश्न है, आमतौर पर निम्न में किस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता? साहब जी ध्यान रखिएगा, आमतौर पर 3 फेज 4 वायर का तो करते ही करते हैं, 3 फेज 3 वायर भी किया ही जाता है, 4 फेज 4 वायर ये थोड़ा सा नहीं दूसरे तरह का लग रहा है। सिंगल फेज 3 वायर आप कर सकते हैं। कैसे साहब? एक आपका फेज हो जाएगा, एक आपकी न्यूट्रल हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी, अर्थ वायर हो जाएगी प्रोटेक्शन के लिए। ये 3 चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपके पास उपयोग में लिया जाने वाला 1 2 3 हो गया, ये 4 फेज 4 तार कहां से आ गया? इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए, ये प्रश्न है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई विद्वानों ने इसको यूट्यूब और कई जगहों पर तहलका.com पर भी तहलका मचा दिया था। जरा इस प्रश्न को हम लोग गंभीरता से देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है, सर्ज के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? साहब जी, सप्लाई को रोकना और सप्लाई को कट कर देना, रोकना एवं संपर्क विहीन करना, रोकना एवं संपर्क विहीन करना, ये दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। संपर्क विहीन करना, कट करना, ध्यान रखिएगा, संपर्क विहीन करना यानी परिपथ के बीच विच्छेद कर देना, तोड़ देना। तो ये परिपथ विच्छेद का काम सर्किट ब्रेकर करती है। कौन करती है? सर्किट ब्रेकर करती है, ठीक है। और रोकने का मतलब है कि भाई आ तो रहा है तेजी से, लेकिन उसको आगे रुकावट हो जाए। आगे रुकावट कैसे होगा? जब मेरा प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा या मेरा साहब रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए। अब एसी सर्किट है तो वहां सिर्फ परिपथ प्रतिरोध से तो काम चलेगा नहीं, एसी रहने से मेरा रिएक्टेंस या इंपीडेंस बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो तेजी से आ रही एक्सेसिव करंट जो कि इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है, आपका 1 माइक्रो सेकेंड से लेकर के 30 माइक्रो सेकेंड के पीरियड के लिए, इस टाइम के लिए जो आपकी अचानक से बहुत हाई वोल्टेज अकर हुई है, जिसके कारण जो तेज प्रवाह धारा का एक्सेस करेगा कंडक्टर में, वो चीजें अगर आप दूर करना चाहते हैं तो या तो आप लाइटनिंग अरेस्टर के माध्यम से बाईपास करिए, या तो आप लाइटिंग अरेस्टर के माध्यम से बाईपास करिए, या नहीं तो आप अर्थ कनेक्शन से बाईपास करिए, या नहीं तो आप किसका यूज करिए? सीरीज रिएक्टर का यूज करिए, या नहीं तो आप किसका यूज करिए? सीरीज रिएक्टर का यूज कीजिए। ऐसे केस में सर्किट ब्रेकर इज नॉट द एप्रोप्रिएट आंसर। समझ गए? ऐसे केस में क्या है? सीरीज रिएक्टर है, यह लाइन के रिएक्टेंस को बहुत बढ़ा देती है, जिसके वजह से वह लिटिल बिट ऑफ टाइम के लिए हमारी जो साहब एक्सेसिव करंट का अकरेंस होता है उसका प्रवाह यहां संभव नहीं हो पाता है, और सर्किट ब्रेकर परिपथ विच्छेद करने, तोड़ने और साहब जी दूर करने का काम करती है। इसीलिए हम इसी के साथ जाएंगे। जितने भी छात्र इसको लेकर मानसिक संतुलन को खोते जा रहे थे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप उत्तर किसको लेकर बढ़ेंगे? बी को लेकर बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता। साहब जी, ब्रेकिंग कैपेसिटी को जब भी व्यक्त किया जाता है मेगा वोल्ट एम्पियर में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा MVA। और सबसे ज्यादा ब्रेकिंग कैपेसिटी किसकी हुआ करती है? SF6 सर्किट ब्रेकर की होती है। आप जानते हैं सर्किट ब्रेकर एक ऑन लोड स्विच है। क्या है साहब? ऑन लोड स्विच है। यह रनिंग कंडीशन के दौरान भी सप्लाई के साथ संपर्क को तोड़ने का काम करता है। 0.02 सेकेंड से लेकर के 0.1 सेकेंड के बीच इसका ऑपरेटिंग टाइम हुआ करता है। यह आप ध्यान रखेंगे साहब। अगला प्रश्न है, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। वो रंग दिखाई देता रहता है तो हम पता कर पाते हैं कि चीजें हमारी क्या है, सही है या डैमेज हो गई हैं। क्रिस्टल जो नमी को अवशोषित कर रहा है उसका रंग पहले कैसा होना चाहिए? नीला, और नीले से धीरे धीरे अवशोषित करते करते कैसा हो जाता है? बैगनी, और बैगनी से जब वह कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो हम बिल्कुल क्या करते हैं साहब जी, उसमें नमी सोखने की क्षमता कमजोर हो गई है, ऐसा मान करके उसको हम लोग फिर से 150 से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर पर आ जाता है तो हम रीयूज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद्यार्थी जी आप ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहा है, रंग नीले से बदलकर क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। अगर इसका रंग येलो हो जाए, रंग येलो हो जाए तो बिल्कुल यह बर्बाद हो चुका है, इसमें जरा भी क्षमता नहीं बची है, इसको एस्केप आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। यह आप सदैव ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब।
और यह नमी को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर नमी मेरे तेल के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्या होती है, नमी अगर तेल के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस समय आप समझ लीजिएगा मेरी डाइलेक्ट्रिक एक्शन तेल की क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। विशुद्ध धारिता पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता 10 ओम हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम हो जाए, आवृत्ति दोगुनी कर दीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। XC बराबर जानते हैं 1/2 पाई FC होता है। मेरा XC विद कर्मानुपाती फ्रीक्वेंसी के होता है। यहां से आप देख रहे हैं साहब जी, अगर XC बराबर 10 ओम है और हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, दो गुना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है साहब जी, जब ये विद कर्मानुपाती है तो मेरा XC क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा। हाफ इंटू 10 बराबर आपका 5 ओम हो जाएगा। रेसिप्रोकल है, एक दुगुना हो रहा है तो पहला आधा हो जाएगा, एक दुगुना हो रहा है तो पहला आधा हो जाएगा। यहां रिलेशन अगर आप लिखेंगे XC1/XC2 बराबर लिखेंगे F2/F1 लिखेंगे। समझ गए साथियों, इस रिलेशन का आप एग्जीक्यूशन करेंगे और आपकी उत्तर आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मेरा एलपी में 49 सही हुआ है, बीएससी में 75 प्लस रहता है। फोकस करूं क्या सर, कंफ्यूज हूं। बिल्कुल विद्यार्थी जी, जीवन में किसी भी अपॉर्चुनिटी पर साहब जी कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपको हमेशा अपने लगन के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। 75 प्लस आप बीएसपीएसएल में स्कोर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस स्कोर को मेंटेन करते रहना है और आपको साहब जी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी में भी लग जाना है। 49 अगर आपका सही जा रहा है तो नेचुरली आप निश्चित रूप से CBT 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसीलिए एकदम जीत और मेहनत करें, जितनी ताकत है सब लगा दें और मेहनत करके सफल होकर ही दम लें। आइए अगला प्रश्न देखिए साहब क्या है। डीसी मशीन की वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। साहब फुल पिच वाइंडिंग तभी कहलाएगी जब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब हमारा पोल पिच, दो पोलों के मिडिल स्पैन के बीच का जो डिस्टेंस है यह पोल पिच कहलाता है। और जब पोल पिच और ये दो क्वाइल के एक्टिव साइड के बीच का डिस्टेंस ये क्वाइल पिच कहलाता है। यह भी अगर 180 हो जाए यानी पोल पिच बराबर हो जाए साहब क्वाइल पिच के, तब आप ध्यान रखिएगा हमारी क्वाइल क्या होगी, फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। तो हम राइट आंसर क्या दे दें, वाइंडिंग पिच मस्ट बी इक्वल टू पोल पिच। इन सच केस द वाइंडिंग बिहेव्स एज अ फुल पिच वाइंडिंग। साहब जी विद्युत चुंबक के चुंबक की सामर्थ्य कैसे बदली जा सकती है। आप सामर्थ्य के बारे में जानते हैं, H बराबर NI/L होता है। आप देख रहे हैं S समानुपाती नंबर ऑफ टर्न्स का है, S समानुपाती मेरे करंट का है। टर्नों की संख्या को बदलिए और करंट की संख्या को बदलिए। नेचुरली करंट की संख्या मतलब करंट के मान, करंट की संख्या मतलब क्या है, धारा का मान। तो धारा का मान बदलिए या टर्न की संख्या बदलिए, आपका नेचुरली क्या बदल जाएगा साहब जी, हमारी विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बदल जाएगी। या तो करंट या तो टर्न में परिवर्तन करके यह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। साथियों 4 पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट के इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा। तो मेरे पास कैरी करना है किसको, पोल है 4, मेरा साहब जी फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। अब आप यहां से NS निकाल लीजिए। जीवन में कई बार प्रश्नों में ऐसे भी डाटा दिए जाते हैं जिस डाटा का बहुत विशेष औचित्य नहीं होता है और ऐसे केस में NS का मान 120 F/P हो रहा है। दैट बिकम्स हाउ मच, 120 इंटू 50। अब बाय कर दीजिए साहब 4, ये आपका 1500 RPM हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डियर फ्रेंड। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान देंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन की भाषाओं और उसके लंबे चौड़े लिटरेचर से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला कह रहा 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड होती है। साहब ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र होता है जो रोटेटिंग नेचर की होती है, उसकी गति NS होती है। लेकिन हमारा जो रोटर होता है उसकी गति NR होती है और ये NR ऑलवेज NS से क्या होती है, लेस होती है। ये सदैव याद रखना। हाँ, हालांकि इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है जिसके वजह से बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आती है। आपकी स्पीड रेगुलेशन जो है यहाँ 2 से 4% के बीच ही रहा करती है। इसीलिए हम समान रूप से इसको कांस्टेंट स्पीड मशीन के समकक्ष भी मान लिया करते हैं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, ऑलवेज लेस देन क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा। तुल्यकालिक स्पीड से क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर सदैव किस गति पर संचालित होगा? वो सदैव संचालित होगा साहब सिंक्रोनस पर ns बराबर 120 F/P पर संचालित होगा। विद्यार्थियों, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो साहब जी 3 फेज में हम किसका यूज करते हैं? DOL का करते हैं। कितना तक के लिए? 5 HP तक के लिए। स्टार डेल्टा का करते हैं कितना? 5 HP से लेकर के 20 HP तक के लिए। उसके बाद स्लिप रिंग का करते रिंग मोटर स्टार्टर, यह भी हमारा हो रहा है, लेकिन यह कहां हो रहा है? एस रिम में हो रहा है। समझ गए? ये दोनों स्क्वायरल केज में हो रहा है। 3 पॉइंट स्टार्टर यह नहीं है। इसका प्रयोग हम लोग डीसी संट में किया करते हैं। कहां करते हैं? डीसी संट मोटर में प्रयोग करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यह इंडक्शन मोटर का नहीं है, बाकी 2 स्क्वायरल केज का है और तीसरा वाला स्लिप रिंग का है, जहां पर हम बाहर से रजिस्टर को जोड़ने का काम करते हैं। और याद है ना आपको, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितनी स्लिप यूज होती है? वहां 3 स्लिप यूज होती हैं, क्योंकि 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको जोड़ना पड़ता है। साहब जी आपके अंतरराष्ट्रीय वर्ण कोड के हिसाब से आप ध्यान रख लीजिएगा, आर रेड है, यह फेज के लिए है। वाई येलो है, यह भी किसके लिए है? फेज के लिए है। बी ब्लू है, यह भी किसके लिए है? फेज के लिए है। और साहब जी बी फॉर ब्लैक, या ब्लैक किसके लिए होता है? न्यूट्रल के लिए होता है। और साहब जी जी फॉर ग्रीन, यह ग्रीन किसके लिए होता है? तो आपके अर्थ वायर के लिए होता है। तो आपको यहां से जवाब मिल गया। आपसे पूछ रहा अर्थ वायर, तो अर्थ वायर का कोड क्या होगा? हरा होगा। ब्लू कलर हम कभी कभी ले लेते हैं जो आपकी फ्लेक्सिबल केबल होती है। याद रख लीजिएगा, फ्लेक्सिबल केबल के न्यूट्रल हेतु, फ्लेक्सिबल केबल के न्यूट्रल के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं? ब्लू भी ले लिया करते हैं, लेकिन यह स्पेशल केस है। राइट आंसर इज डी। अगला है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के किस नियम में ओवरहेड लाइन में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई बताई गई है? साहब जी ध्यान रखना, भूमि से जो ऊंचाई बताई गई है वह बताई गई है साहब आपके किस नियम में? जल्दी से जवाब दीजिए, आपके उत्तर का इंतजार है। यह है साहब नियम 77D। नियम 77D बताता है ग्राउंड क्लियरेंस को। किसको बताता है? ग्राउंड क्लियरेंस को बताता है। मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर मेरा कंडक्टर होना चाहिए ताकि आम जनजीवन को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और आप जानते हैं 1956 के आधार पर यह पूरी गणनाएं की जाती हैं, ठीक है। और हम नॉर्मली 20 फीट का ग्राउंड क्लियरेंस तो रखने का काम किया ही करते हैं। यह स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग हुआ करता है। 75C ओवरहेड लाइन में जोर को बताता है, या किसको बताता है? ओवरहेड लाइन में ज्वाइंट को। किसको बताता है साहब? ओवरहेड लाइन में ज्वाइंट को बताता है, जोर को बताता है कि किस प्रकार का जोर हमको करना चाहिए। साहब जी नियम 85 जो है वह खंभों के बीच अंतर को बताता है। नियम 85 क्या बताता है? स्पैन लेंथ को, खंभों के बीच की दूरी को बताने का काम करता है। और नियम 52 जो है यह आसमानी बिजली से सुरक्षा। याद रख लीजिएगा, आसमानी बिजली से सुरक्षा, आसमानी बिजली से सुरक्षा को बताता है। तो याद रहेगा खंभों के बीच की दूरी नियम 85B आपका साहब ओवरहेड लाइन का ज्वाइंट, 75C 77D ये ग्राउंड क्लियरेंस को, और 92 आसमानी बिजली से सुरक्षा को बताता है। हम उत्तर सी के साथ जाएंगे। ऑसिलेटर क्या काम करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब जी। ऑसिलेटर जो है ये एक आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अंदर साहब जी कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। आपका यह आरसी ऑसिलेटर होता है, ट्यून्ड ऑसिलेटर होता है, समझ गए? साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल, हर तरह की चीजों को कंसीडर करने का काम करता है। यह बेसिक रूप से डीसी को डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी के क्या करता है? डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी की एसी में बदलने का काम करता है। ठीक है, बदलने का काम करता है। ठीक है, आप क्या करते हैं? मनचाहे एसी में, मनचाही आवृत्ति की एसी में बदलने का काम करते हैं। एटीन्यूएटेड सिग्नल को एम्पलीफाइड सिग्नल में बदलने का काम एम्पलीफायर करता है। कौन करता है? एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर वीक सिग्नल को क्या करेगा साहब? एम्पलीफायर वीक सिग्नल को
बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है। एटेन्यूएटेड मतलब सिकड़ा हुआ सिग्नल को एम्पलीफाइड सिग्नल, बड़े सिग्नल में बदलता है। तो हमारा एम्पलीफायर एटेन्यूएटेड को एम्पलीफाइड में बदलता है, लेकिन मेरी ऑसिलेटर क्या करती है साहब, यह डीसी को डिजायर्ड एसी फ्रीक्वेंसी में, डिजायर्ड का मतलब है वांछित एसी की फ्रीक्वेंसी में, साइनोसॉइडल की फ्रीक्वेंसी में, हम 50 हर्ट्ज चाहें, 100 हर्ट्ज चाहें, 500 हर्ट्ज चाहें या मेगा हर्ट्ज चाहें, जितने रेंज की फ्रीक्वेंसी में हम चाहें बदलना, उतने में एसी में हम परिवर्तित करने का काम करते हैं। द रियल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों, अगर कहीं भी मिस होगा तो उसको आप सुधार लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। साहब जी कह रहा कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? कॉपर तो सबसे बेस्ट है, 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मेरा एल्युमिनियम है। सिल्वर तो टॉप मोस्ट है साहब, लेकिन हम इसका प्रयोग व्यवहारिक रूप में नहीं करते हैं, यह सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आप सीनियरिटी के ऑर्डर पर देखिएगा तो सबसे पहले सिल्वर, दूसरा नंबर पर कॉपर और तीसरा पर एल्युमिनियम। प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें साहब जी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? शून्य होती है, नगण्य होती है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है ही नहीं, आप कितना भी टेम्परेचर दीजिएगा तो आपका कोई फायदा होने नहीं जा रहा। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यह बिल्कुल आपका कुचालक है। 1 किलोवाट लोह हानि है और 2 किलोवाट फुल लोड पर कॉपर लॉस है। 100 केवीए का ट्रांसफर के मामले में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने भार पर मिलेगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। इस प्रश्न को हम हल कैसे करते हैं? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड कितना होना चाहिए? यह होता है आपका केवीए रेटिंग गुना हो जाता है अंडर रूट पीआई बटा पीसीयू। क्या होता है? केवीए रेटिंग इंटू अंडर रूट पीआई बटा पीसीयू। अब जल्दी बताइए साहब जी, क्या मान लिखिएगा? हमारा केवीए रेटिंग कितना है? 100 है। अंदर आपका कितना है? 1 किलोवाट, यानी 1000 बटा 2000। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 100 इंटू 1/√2 कितना आ रहा है? 70 दशमलव, ओ सॉरी 100 1/√2 अलग से लिख देते हैं, 1/√2 तो 70.7 केवीए पर मेरा क्या होगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। ऑप्शन बी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। किसके साथ आगे बढ़ेंगे? बी के साथ। परिपथ एसी हो या डीसी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावशाली कौन होता है? तो साहब जी याद रखना, परिपथ एसी हो या डीसी, कहीं पर भी अगर आप चाहते हैं धारा के मान को कंट्रोल करना, कम करना, तो उसमें सबसे बेहतर आपका कौन है? कैपेसिटर है क्या? चालक है क्या? प्रेरक है क्या? नहीं साहब, प्रतिरोधक जो है इसी को हम करंट कंट्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कंट्रोलर कहते हैं। कहीं पर भी अपने स्वभाव को यह नहीं रोकता है। और ध्यान रखिएगा, धारा रोकने का काम करता है। आर बराबर वी आई होती है। आर बढ़ेगा, नेचुरली मेरी करंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आर बढ़ेगा, मेरी करंट कम हो जाती है। चलिए साहब जी, अगला, एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेट है, निम्नलिखित द्वारा पृथक होती है। यानी कैपेसिटर में जो 2 प्लेट है, यह आपका इलेक्ट्रोड होता है साहब। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करता है। बीच में हम क्या डालते हैं? डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं। क्या डालते हैं? डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं। इसके बीच की दूरी डी है। मेरी यहाँ की परमिटिविटी एप्सिलॉन है और प्लेट का एरिया ए है। सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी होता है साहब जी। अगर माध्यम आपकी एयर हो तब, अगर माध्यम एयर नहीं हो तब हम क्या करेंगे? सी बराबर एप्सिलॉन ए बाय डी, इसी को लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारी डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसी डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है? विद्युतीय फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, विद्युत फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऊर्जा को क्या होता है साहब? संग्रह करने का काम यह करती है। और जो एनर्जी स्टोर करती है कितना होता है? हाफ सीवी का स्क्वायर। कितना होता है? हाफ सीवी का स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे। केबल में जोड़ लगाने और आम बिजली प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के लिए किस पदार्थ का? साहब केबल में अगर ज्वाइन करना है, सोल्डिंग करनी है,
तो वहां फ्लक्स का यूज करते हैं। ये फ्लक्स क्या करता है, जंगरोधी सतह को बनाता है, साथ ही साथ साहब जी उसकी सफाई भी करता है, उसको साफ भी करता है, साथ ही साथ आपके साहब जी किसको, सोल्डर को पिघलाने में भी क्या करता है, मदद करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रेजिन का यूज करते हैं। यह पेड़ वगैरह से प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन है साहब। यह क्या है, हाइड्रोकार्बन है रेजिन। और आपको मैं बता दूं, यह रेजिन जो हमें मिलता है दोस्तों, वो कहां से मिलता है, आप सबको याद है वृक्ष की छाल से मिलता है, गोंद से मिलता है, समझे कि नहीं। जो कोनधारी कॉपरनिकस पेड़ होता है ना, याद रखिएगा, कोनधारी पेड़ वगैरह जो है उसकी छाल वगैरह से हम इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, गोंद वगैरह के रूप में होता है। यह आपका है रेजिन। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच का कनेक्शन साहब जी डबल पोल है, क्या है आपका, यहां पर ध्यान रखिएगा, टू वे स्विच है। कौन सा स्विच है, टू वे स्विच है। और आप सब याद रखना, ये टू वे स्विच क्या करता है, यह टू वे स्विच जो होती है ना, इसमें कितने टर्मिनल, इसमें साहब जी 3 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और यह 2 अलग अलग जगहों से एक बल्ब को नियंत्रित करता है, यानी एक तार को 2 स्थिति में नियंत्रित करने का काम करता है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, स्टेयर केस वायरिंग में करते हैं, सीढ़ियों वगैरह पर हम करने का काम करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, कहां करते हैं, स्टेयर केस वायरिंग में करते हैं। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है साहब जी, सप्लायर फ्यूज ये हमारी एनर्जी मीटर है। क्या है, एनर्जी मीटर। इसके जस्ट बाद यहां क्या लगा होता है, सप्लायर फ्यूज होता है, ताकि यह क्या करे, आपके घर के अंदर किसी भी इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट अगर अकर होती है तो उसका इफेक्ट हमारे मीटर पर ना पड़े या बाह्य इफेक्ट हमारे घर के इक्विपमेंट पर ना पड़े, दोनों के बीच में क्या होती है, एक सेफ्टी की दीवार बनकर यह खड़ी होती है। और आप जानते हैं फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम होता है, 0.002 सेकंड के आसपास होता है, सबसे फास्टेस्ट ऑपरेटिंग टाइम होती है, सर्किट ब्रेकर से भी फास्टेस्ट। तो इसीलिए हम क्या सही उत्तर लेंगे, एनर्जी मीटर के क्या होती है, बाद लगी होती है। विद्वानों, अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर संचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। साहब जी यहां स्पष्ट पता चल गया, हमारी जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, यह स्टेप डाउन है, ठीक है। स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में क्या होगी, प्राइमरी में टर्न आपका अधिक होगा और N2 आपकी क्या होगी, कम होगी। तभी ना हम लोग सेकेंडरी साइड में 110 वोल्ट का वोल्टमीटर लगा करके सेकेंडरी का क्या करते हैं, वोल्टेज माप लेते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी का टर्न हमको पता है तो बड़े आराम से हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होगी, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक, सेकेंडरी में होगा कम टर्न और प्राइमरी में होगा ज्यादा टर्न। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम फैराडे का नियम कहता है, ध्यान रखिएगा, कि हमारी जो E होती है ना, N d∅dt के क्या होती है, बराबर होती है। यानी किसी भी अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर कंडक्टर को रोटेट कराया जाए तो घूमता हुआ कंडक्टर क्या करता है, उस अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है। परिणाम होती है कि ईएमएफ उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समानुपाती होता है। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समानुपाती होता है। और हमारी टर्न n है तो E बराबर N d∅ क्या हो गया, dt हो गया। समझ गए। अब यहां पर जो दिया गया ऑप्शन है उसमें अगर गंभीरतापूर्वक आप विचार करते हैं तो व्हाट शुड बी राइट आंसर, संक्षेप में क्या लिख दिया आपने, E बराबर N d∅ dt। क्या हो गया, E बराबर N d∅ dt। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, सी, N d∅ dt। और माइनस का साइन जो यहां आता है वो लेंज के नियम से आता है, जो ये कहते हैं कि जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ उसका विरोध कर रहा है, कॉजेज अपोज द रीजन वाली स्थिति है। साहब जी एक वोल्ट मीटर प्रति मिनट 120 दोलन दर्ज कर रहा है और एक इंडक्शन मोटर से जोड़ा जाता है। मोटर की स्लिप क्या होगी यदि आवृत्ति कितना हो जाए, 50 हर्ट्ज हो जाए। बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब, जरा गंभीरतापूर्वक विचार करिएगा। मेरे पास रोटर फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है, FR दे दिया है 120 प्रति मिनट, तो हम इसको सेकंड में बदल लें तो क्या हो गया, 2 हर्ट्ज मेरा आ गया। आरपी रोटेशन प्रति मिनट था,
और उसको सेकंड में करना है हर्ज में बदलने के लिए, तो 120/60 2 हर्ज हो गया। और आपके पास एफ कितना दे दिया है, 50 हर्ज दे दिया है। स्लिप बराबर जानते हैं ना FR/F होता है, तो 2 बटा हमने कर दिया 50, 1 बटा हो गया 25। जल्दी बताइए व्हाट शुड बी द रियल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1/25 है, परसेंटेज में बदलिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए। आपका कितना आ गया साहब, 4% आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट एनसी जिस पदार्थ का होता है एनटीसी, उसमें टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये चीजें जो होती है ना, वह दो तरह के पदार्थों में होती है, एक सेमीकंडक्टर में होती है और दूसरा आपकी किस में होती है, इंसुलेटर में होती है। दो जगहों पर होती है, ठीक है। अब दिए गए ऑप्शन में पीतल नहीं है, आपका मरकरी नहीं है, सिल्वर नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यह एनटीसी होता है, जिस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग आप सेल वगैरह में भी किया करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, आयंस के कारण क्या करता है, धारा का प्रवाह कराता है। साथियों, हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस के कारण धारा का प्रवाह कराता है। आपकी रबर है, प्लास्टिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये जितनी भी चीजें हैं वह सब क्या होती हैं, एनटीसी होती हैं। हम ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। करंट ट्रांसफर के प्राइमरी में जब करंट प्रवाहित हो रहा है, तो जब साहब सीटी के बारे में आप जानते हैं, यह एक तरह का क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सेकेंडरी में इसकी क्या होती है, सेकेंडरी में टर्न अधिक होती है, सेकेंडरी में टर्न अधिक होती हैं और इसको कभी भी होती है, कभी भी क्या होना चाहिए, कभी ओपन नहीं रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, कभी ओपन नहीं रखना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या करना चाहिए, ऑन। और यह जो ऑपरेट होता है, यह शॉर्ट सर्किट का जो प्रोसेस है, शॉर्ट सर्किट की जो फिनोमिना है, सिद्धांत है, उसी पर यह संचालित हो रहा होता है। हम इसके साथ सेकेंडरी में 2 से 5 एम्पियर का मात्र अमीटर लगाते हैं। हाई करंट मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि जब करंट प्रवाहित हो रही हो तब सेकेंडरी परिपथ को कभी भी खुला नहीं रखा जाना चाहिए। समझ गए, लघु पथन के सिद्धांत पर यह संचालित होता है, इसीलिए कभी खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रखिएगा तो आपकी वाइंडिंग जलकर क्या हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। शॉर्ट तो रहना ही है, बंद तो रहना ही है, स्टॉप तो रहना ही है, लेकिन द परफेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए डियर फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, 7/8 ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि 4900 वाट है, तो फुल लोड पर कितना होगा। बड़ा अच्छा और मजेदार प्रश्न है। साहब जी कह रहा है x का 7/8 स्क्वायर बराबर 4900, ठीक है। तो अब जरा देख लीजिएगा, x का 49/64 बराबर कितना, 4900 नहीं, तो यहां से अब क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 64/49 इंटू 4900, सिंप्लीफाई कर दीजिए 1000 बराबर 6400 वाट, 6400 वाट आपका क्या हो जाएगा, हमारा फुल लोड पर कॉपर लॉस हो जाएगा। 6400 वाट क्या हो जाएगा, फुल लोड पर हमारा कॉपर लॉस हो जाएगा। चलिए अगला भी प्रश्न देख ही लेते हैं, जब आपका आदेश है तो। अगला कह रहा है कि 4 पोल है, वेव वाउंड है। साहब जी 4 पोल है तो पोल मेरा 4 हो गया, वेव वाउंड है तो ए का मान 2 हो गया। आर्मेचर में स्लॉट कितने हैं, 51, आप प्रत्येक में 20 चालक है, तो जेड बराबर SC होता है। जेड के जगह पर 51, सी के जगह पे 20 है ना, क्या हो गया 20, 51 इंटू 20 कितना हो गया, 1020 आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है। ईएमएफ का मान कितना दे दिया है, ईएमएफ का मान दे दिया है 375, ठीक है। आपका कितना दे दिया है, 375 वोल्ट दे दिया है। आपकी स्पीड दे दिया है साहब जी 1500 आरपीएम। अब आपसे पूछ रहा है फ्लक्स निकालिए। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, मेरी जो साहब जी ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EA इंटू 60 इंटू ए बाय PNZ होता है। EA के बदले 375 लिखिए, 60 करिए, ए के बदले 2 करिए,
और नीचे P आपका कितना है 4 मेंशन करिए। उसके बाद साहब जी आपके पास N का मान है 1500 मेंशन करिए। उसके बाद आपके पास Z का मान है 1020 मेंशन करिए। अब इसको आप लोग सीधे सॉल्व करके बता दीजिए कितना हो जाएगा। जब सीधे सॉल्व करेंगे तो 7.35 मिली वेबर आता है। क्या आता है? 7.35 मिली वेबर आता है। 0.000735 आता है। 1000 से भाग दे करके तब हमने ऐसा किया है। ठीक है, क्या किया है? तब हमने ऐसा किया है। चलिए विद्यार्थी जी 97 क्वेश्चन को दोबारा देखने की विशेष आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि शब्द ये कह रहा है सेकेंडरी परिपथ को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए जब धारा जा रही है। तो जब नहीं संचालित हो रहा था कोई बात नहीं है, सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखेंगे। हम बंद रखने का प्रयास इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि यह बंद रहेगा तभी प्रॉपर संचालित होगा और शॉर्ट सर्किट के प्रिंसिपल के हिसाब से ही यह ऑपरेट होगा। कह रहा है विद्युत सर्किट खुला नहीं रखा जाता, तब सेकेंडरी को प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ में विद्युत खुला नहीं रखा जाता। इसको कैसा रखा जाता है? बंद रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? बंद। यहां खुला रखा जाता है, रहता तभी नहीं होता, खुला नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। समझे कि नहीं? ए। ध्यान रखिएगा साहब। अब हम लोग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़े हैं। अगला है एक अल्टरनेटर में वाइंडिंग को 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर शॉर्ट पिच किया गया है। पिच फैक्टर क्या होगा? यानी अल्फा का मान आपका 90 दे दिया है। पिच फैक्टर केपी आप जानते हैं, कॉस अल्फा बटा क्या होता है? 2 हो जाता है। क्या होता है? कॉस अल्फा बटे 2 हो जाता है। तो कुछ नया नहीं करना है, कॉस 90 बटे 2 कर दीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। 0.707 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है साथियों। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और आप सब लोग अपने जो छोटे मोटे कंफ्यूजन होंगे उसको दूर कर लेंगे और जीतौर प्रैक्टिस करिए। वॉल्यूम 1 की बुक जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए, वॉल्यूम 2 का बुक जिनके पास नहीं है ले लीजिए रुक्मिणी प्रकाशन से और बिल्कुल उसको आप लोग क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए, पीडीएफ को फिर प्रिंट कराना है, बहुत तरह की परेशानी है, समझ गए? और पीडीएफ मोबाइल में ही रह जाता है। बुक खरीदेंगे तो उसको आप लेटेस्ट स्टडी करते रहेंगे, रेगुलर स्टडी करते रहेंगे। अब मैं आपको एक नई जानकारी देता हूं, याद रखेंगे दिनांक 6/12/2024 से हमारी ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रही हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति मेन गेट सेंटर पर। जो भी छात्र इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, बीटेक, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किए हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो हमारी 6 दिसंबर से नई बैच है जिसका टाइम है शाम 6 से 7 PM। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगी। ये ऑफलाइन बैचेज है साथियों। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, 20 क्वेश्चन का पर डे ट्रेड का मंडे टू फ्राइडे, तो 5 से 6 PM में ऑफलाइन हमारी टेस्ट चलती हैं। टेस्ट भी होता है, तुरंत डिस्कशन भी होता है, समझ गए? तो आप जुड़ सकते हैं। ये बैचेज भी कल से आरंभ हो रही है 5 से 6 में। जिन बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट 75 क्वेश्चन का देना है तो वो बच्चे ध्यान रखिएगा, वो 20 सेट हमारा ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप का, जो कि अवेलेबल है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। ठीक है, और साहब जी ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का ऑफलाइन बैचेस से संबंधित आपकी क्वेरी हो, आप 707070177240 इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन बैचेस के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति सेंटर आपकी सेवा के लिए है और ये सेशन आपकी मदद के लिए है। आप सब लोग जुड़िए, खूब मेहनत करिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए। हम टोटल वॉल्यूम 2 के 20 सेट को आपके बीच डिस्क्राइब करेंगे और आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।